मॉर्निंग बच्चों। तो अब मौलिक परीक्षाएं हैं, बस 2 दिन बाद है, 14 तारीख को है। और ये खुशी की बात है कि आप तो आए हैं सोशल साइंस का क्लास लेने के लिए। और आज मैं आपको बता रहा हूँ ज्योग्राफी से। और आप जानते हो ज्योग्राफी से 2 लेसन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है एकदम भाई। हिम्मत का नाम से कि पांडे साहब बताए नहीं है। तो उसमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और दूसरा है द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, तो और इतना ये इजी है, आसान है कि बस थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो सब आ जाएगा। जैसे आप देखोगे, मैंने बताया था आप लोगों को उद्योगों के बारे में। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, which factors affecting the localization of industries। याद है ना आप लोगों को? नहीं याद है, मैं जान रहा हूं। तो उसमें 2 फैक्टर्स ज्यादा आपको याद होना चाहिए। एक हो जाता है नेचुरल फैक्टर्स, हो जाते हैं नेचुरल फैक्टर्स, और दूसरा इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक कारक, और दूसरा होता है मैन मेड फैक्टर्स। मैन मेड फैक्टर्स। अरे भाई, जिस तरह से घर में हम लोग भोजन बनाते हैं और हमें अनेक चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरह उद्योग धंधों की बात है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, और शॉर्ट कट में बताऊंगा क्योंकि आप लोगों का परीक्षाएं हैं। तो देखोगे, बस मैं चल रहा हूं, आ जाए परीक्षा में नेम दी नेचुरल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब क्या बोलोगे भाई? तो कौन कौन से नेचुरल फैक्टर है मैंने जिसको प्रकृति ने दी है, उसको क्या कहेंगे? नेचुरल फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कौन हो गया, चीप लैंड। अब आ गया थोड़ा लिखने के लिए 3 नंबर का आ गया। भाई थोड़ा वर्णन नहीं कर सकते हैं आप? जरूर कर सकते हैं। नहीं तो वर्णन कर देगा थोड़ा सा। भाई वही इंडस्ट्री में लगा सकते हैं जहां पर सस्ती भूमि मिलती हो। नहीं, जैसे जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे लगते हैं, उद्योगों को लगाने के लिए, फिर कच्चा माल को रखने के लिए, तैयार माल को रखने के लिए, श्रमिकों को रखने के लिए, स्वास्थ्य सुधार देने के लिए, माने अधिक जमीन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हम महंगे जगह पर उद्योग धंधों को नहीं लगा सकते। नहीं तो ये एकदम महत्व है ना। चीप लैंड हो गया, मान इसको हम हिंदी में बोलेंगे सस्ती भूमि। उसी तरह देखोगे आप दूसरा कह सकते हो रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल। अब हर एक उद्योगों के लिए अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की आवश्यकता, कॉटन की आवश्यकता होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए आपको ये चीनी उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शुगर केन की आवश्यकता होती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। नहीं, उसी तरह तीसरा क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के साधन। किसी भी उद्योग चलाने के लिए ऊर्जा के साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे कोयला, नहीं कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गए, अरे ये सब हो गए, एक कच्चा माल हो गए। तो क्या हम लिख नहीं देंगे अब, भूल जाएंगे? ये प्राकृतिक कारक हो गए हमारे। और भी जैसे मान लो आप भूल गए, अब क्या लिखे? दे सकते हो, जलवायु भी हो सकता है, वाटर भी नेचुरल है, वाटर हो सकता है, जल हो सकता है। ये सब क्या होगा? हमारे प्राकृतिक कारक हो गए। लिख लेंगे हम लोग, क्लियर है? अब है मैन मेड फैक्टर्स। अब मैन मेड फैक्टर्स मतलब क्या? जिसको मनुष्यों ने बनाया है, और ऐसी चीजें जिसको मनुष्यों ने बनाया है और हमारे उद्योग धंधों को प्रभावित क्या करते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएंगे भाई? देखो, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में समय भी आपके कम रहते हैं। अब माइंड एकदम शार्प रखोगे, आराम से सब कुछ कर लोगे। अब इसमें क्या कर लोगे भाई? अब मान लीजिए अगला जो है मैन मेड फैक्टर्स है। अब मैन मेड फैक्टर्स में क्या आ जाओ भाई?
तो जैसे पहला हो जाएगा कैपिटल, पूंजी, क्या हो जाएगा? पूंजी, कैपिटल पूंजी, नहीं समझ रहे भाई? पूंजी हो गया, बिना पूंजी का भाई कोई काम होने वाला नहीं है, बिना पैसे का कोई काम होने वाला नहीं है, नहीं, तो इसलिए पूंजी चाहिए। और पूंजी के बाद आप देखोगे क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी है, क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, तकनीकी चाहिए भाई, मशीन चाहिए। देखो सोचते जाओगे अपने आप निकलते जाएगा, तकनीकी चाहिए, मशीन चाहिए, तो तभी हम उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं। तीसरा क्या चाहिए भाई? तो आप देखोगे सोर्स ऑफ एनर्जी, तो किसमें हो गया? नेचुरल फैक्टर्स में हो गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इज आल्सो अ मेन फैक्टर फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकलाइजेशन इंडस्ट्रीज, इसके लिए क्या है? ये भी जरूरी है। कौन सा? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, माने यातायात और संचार के साधन, ये भी किसमें आएंगे? मैन फैक्टर्स में आएंगे, नहीं? उस तरह देखोगे मार्केट है, और मार्केट कहां से आएगा भाई? तो मार्केट भी इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा, तो आप उसमें कौन आएगा भाई? मैन्युफैक्चरर्स में, समझ गया? कौन आएगा? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी आ जाएगा। उसका क्या आएगा भाई? मार्केट आएगा। कौन आएगा? मार्केट भी आ जाएगा, और मार्केट को भी इसमें दे सकते हैं, बाजार जहां पर वस्तुओं को हम खरीदते और बेचते हैं। और कौन हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा, नहीं? तो हमको उम्मीद है यहाँ पे ये हाँ मार्केट हो गया, बाजार हो गया। अगर आप दे सकते हो रूल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका। देखो बेटा इसमें से मात्र 3 आएगा, आपको 10 नहीं दिखने, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है, मात्र 3 ही याद रखो, ठीक है? तो ये भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है भाई 30 शांति। शांति अगर रहेगी तो सारा चीज आराम से हो सकता है। शांति नहीं है तो हम कहीं बना सकते हैं, उद्योग धंधों लगा सकते हैं। इस तरह हमारा क्या हो गया? ये आप लिखोगे ना, अब आ जाएगा गिव द 3 एग्जांपल ऑफ नेचुरल फैक्टर्स फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। गिव द 3 एग्जांपल ऑफ मैन-मेड फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इंडस्ट्रीज। ये कर लोगे आप लोग? बोलो। अगला है, आ सकता है आप लोगों को, आपने सुना होगा, मैंने जो पढ़ा रहा था आप लोगों को, क्योंकि शॉर्ट पर बता रहा हूं बेटा, समय बहुत कम है, बस बहुत नजदीक परीक्षा लोगों की है, तो आप देख लोगे, मैं बता रहा हूं। अब नाम सुना होगा, व्हाट डू मीन बाय बेसिक इंडस्ट्री? व्हाट डू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक इंडस्ट्री? बेसिक इंडस्ट्री। अब ये बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होते हैं भाई? इस हिंदी में लोग कहते हैं आधारभूत उद्योग। क्या कहते हैं? आधारभूत उद्योग। अब ऐसे ही समझो ना भाई, वैसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों को क्या करते हैं? आधार देते हैं, बेस देते हैं, जिसके बिना दूसरा उद्योग धंधा नहीं चल सकता है, नहीं बैठा सकते हैं। वैसे उद्योगों को क्या कहते हैं? बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, आधारभूत उद्योग के नाम से जानते हैं। अब जैसे देख लो, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, क्या है? इसे एक छोटा से छोटा सुई से लेकर के अब बड़े से बड़े क्या बनते हैं? मशीन भी बनते हैं, नहीं? और जो उधर बिल्डिंग है, देखो बिल्डिंग बना हुआ है, हर एक जगह पर लोहा इस्पात उद्योग की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या हो गया एग्जाम्पल में? बेसिक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हो गया? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गए, सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गए, कौन हो गए? सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गए। तो हमको उम्मीद है कि आप इसे आसानी से लिख लोगे। क्लियर हो गया? बोलिए क्लियर हुआ है? हो गया ना? अगला आ सकता है जो अभी मैंने बताया, बेसिक इंडस्ट्री में सीमेंट का नाम लिया। अब आ जाएगा
व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट? सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? उसका कच्चा माल क्या है? जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है। कच्चा माल क्या है? याद रखना है, परीक्षा में आएगा ही। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? जिप्सम है। आपको लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, इसके माध्यम से लोग क्या करते हैं? सीमेंट का निर्माण करते हैं। तो हमको उम्मीद है, देखो बेटे, यही सब क्वेश्चंस आपके आएंगे कहां पर? परीक्षा में। और वो अगर आ जाएगा, मान लो जैसे आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो आप एक सुने होंगे, एक होता है कौन सा? मिनरल बेस इंडस्ट्रीज, और दूसरा होता है एग्रो बेस इंडस्ट्री। मिनरल बेस इंडस्ट्री मीन्स खनिज पर आधारित उद्योग। एग्रो बेस इंडस्ट्री मतलब कृषि पर आधारित उद्योग, और कृषि पर आधारित उद्योग मतलब वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। वैसे उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा ना। जैसे अभी बताया आपको, चीनी उद्योग नहीं, शुगर इंडस्ट्रीज, देन जूट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नहीं, नो। आयरन चला जाएगा भाई, किसमें जाएगा? मिनरल बेस इंडस्ट्री चला जाएगा। ध्यान दो भाई, यही परीक्षा में दिक्कत हो जाता है, थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, दूसरा लिख देंगे। और भाई जिसका कच्चा माल हम कहां प्राप्त करते हैं? कृषि से प्राप्त करते हैं। तो ये कॉटन जो है कच्चा माल किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए है। जूट उद्योग के लिए जूट है। चीनी उद्योग के लिए गन्ना है। ये क्लियर हो गया होगा नहीं? उसी तरह मिनरल बेस इंडस्ट्री में जैसे उसका कच्चा माल कौन जाएगा? आपको अभी बताया, जिप्सम हो गया, चूना पत्थर हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बक्साइट, और भी आर दी रॉ मटेरियल फॉर मिनरल बेस इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? आगे कहा सकता है, देख लो, समझ गया आप लोग? बेसिक इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो बेटा, मैं शॉर्टकट में चल रहा हूं, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों। ये कहा जाता है हाउ द इंडस्ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। हाउ द इंडस्ट्रीज pollute the, how do the industries pollute the environment? मतलब उद्योग जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। भाई ये नहीं आपको, अब उद्योग धंधे जो है पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं भाई? तो आप जानते हो उद्योग धंधों से हमारा जो ये पर्यावरण है बहुत ही प्रदूषित होता जा रहा है। उद्योग धंधों के कारण क्या हो रहे हैं? अब आप जानते हैं पोल्यूशन के बारे में, एयर पोल्यूशन लिख सकते हो भाई, याद रखो, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन नहीं, इससे एयर पोल्यूशन होता है, हमारा जो हवाएं हैं, वायुमंडल जो है वो क्या हो रहा है? पोल्यूट हो रहा है। दूसरा भूमि प्रदूषण होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, उससे निकलने वाले कचरे जो हम पाए जाते हैं यहाँ पर धरती पर, जो धरती को, भूमि को अनफर्टाइल कर देते हैं। उद्योगों से साउंड पोल्यूशन होता है, उसके मशीनों से आवाज निकलती है, उससे साउंड पोल्यूशन होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है। और फिर उद्योगों से निकलने वाले जो कूड़े कचरे हैं वो जल में, नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिससे आज जल प्रदूषण भी होता है। तो ऐसा बोल लिख लोगे, बोलो एकदम लिखिए बेटा, आप लोग थोड़ा सा माइंड अच्छा रखोगे और किसी भी क्वेश्चन के आंसर छोड़कर मत आना क्योंकि युद्ध के मैदान में जा रहे हो। नहीं, ऐसे कर लोगे ना, हो जाएगा। अब आ गया कि कैसे भी इसको दूर करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो बस उसको उल्टा चले जाओ। नहीं भाई, उद्योग धंधों को हम नगरों से दूर बनाएं। दूसरा, ऐसे ये लगाएं, टेक्नोलॉजी लगाएं जिससे साउंड कम हो। तीसरा जो है, इस तरह का टेक्नोलॉजी लगा दें किसमें? चिमनियों में, जिससे उससे निकलने वाले जो धुआं जो है उसमें केमिकल जो निकलते हैं वो कम मात्रा में निकले। नहीं,
और उसके आसपास हम क्या करें, पेड़ पौधों को लगाएं। तो ये सब क्या हो गया, हमारे इंडस्ट्रीज के बारे में हो गए। हमको उम्मीद है बेटे यही सब आएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। निराश नहीं होना है, अच्छा से लिख देना है। हमको उम्मीद है कि आप जरूर लिख दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला है, देखो यहीं पर मैं लिखा हूं कौन सा, द लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। और इसमें बनाते हैं बहुत इजी है यार, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कौन आगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ये रिलेशन जो है एकदम इजी है, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, ठीक ना। अब आ जाएगा इसमें स्टेट एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज तो क्या हम लोग बता सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज, इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज आराम से बता सकते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे भाई, अबे नहीं कि परीक्षा हो गए और बाल चलाना शुरू कर दिए, अरे क्या आएगा भाई जल्दी बताओ। अरे भाई साहब आप देख रहे हो नहीं, अरे चीज को देख रहे हो, उस चीज को नहीं लिख देंगे हम। अब क्या भाई, तो सड़क मार्ग जो है क्या है, कम दूरी के लिए सड़क मार्ग बहुत ही अच्छा है, नहीं है। दूसरी बात कि सड़क मार्ग से जाने में कम पैसे लगते हैं। तीसरी बात, सड़क मार्ग जो है बनाने में, सड़क मार्ग बनाने, रोडवेज बनाने में कम पैसे लगते हैं बनस्पत अन्य जो हमारे यातायात के साधन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क मार्ग से हम कहीं पर उतर सकते हैं, नहीं गली गली सामान पहुंचा सकते हैं, लेकिन अन्य साधनों से ऐसा संभव नहीं है। एक इंपॉर्टेंस इसका नहीं लिख देंगे। उसी तरह आ जाएगा, मान लो इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज। देख लो कितना आसान है। लोग कहते हैं सोशल साइंस बहुत भारी है, कहाँ भारी है भाई, नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज, और रेलवे में कभी तो यह अधिक दूर के लिए क्या है, रेल मार्ग अच्छा है। दूसरा, अधिक सामान को अधिक दूर तक पहुंचाने के लिए रेल मार्ग अच्छा है, नहीं है। तीसरा कि ये एक सस्ता भी साधन कहा जा सकता है, नहीं दूर जाने के लिए एक सस्ता साधन भी है। और सबसे बड़ी बात यह है रेलवेज में कि हम अधिक दूर तक आसानी से जा सकते हैं। और आजकल इसमें सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, सुरक्षा भी बढ़ती जा रही है। पहले जैसे रेलवे नहीं रह गया, और हम लोग शिकायत करते थे क्या है कि बहुत देर हो जाती है, इसमें समय बहुत लग जाता है। अब ऐसी बातें नहीं है, इसमें बहुत सुधार हो रहे हैं। तो बेटे ऐसे इंपॉर्टेंस हम लिख सकते हैं, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देख लो इसी पर कितना आसान है। अब आ जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन रोडवेज एंड रेलवेज, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेलवेज एंड रोडवेज। तो देखो जो बताया उसी में लिख देना है। रोडवेज जो है, सड़क मार्ग जो है कम दूरी के लिए अच्छा है, और रेलवे जो है ज्यादा दूरी के लिए अच्छा है, नहीं हो जाएगा। उसी तरह आप देखो, अगर आगे आओ तो आप आओगे ठीक है, रोडवेज से जो है सड़क मार्ग से हम कहीं पर भी उतर सकते हैं, नहीं, लेकिन रेलवे से हम कहीं, रेल मार्ग से हम कहीं नहीं उतर सकते। उतरेगा कहाँ, स्टेशन पर उतर सकते हैं, दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं। अब विकास कहेंगे हमसे कि सर चेक पुलिंग करके तो उतर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, हाँ बैकम करके तो भाई वो अनऑथराइज है, पकड़े जाने पर नहीं वो क्या मजा आता है, पकड़े जाते नहीं समझते हैं। हाँ अच्छे मार लगती है, नहीं ऐसा मत करना कभी भी, नहीं तो क्या है हम स्टेशन पर उतर सकते हैं, नहीं हर एक जगह उतर सकते हैं। दूसरी बात, कम दूरी के लिए सड़क मार्ग अच्छा है, ज्यादा दूरी के लिए कौन अच्छा है, रेल मार्ग अच्छा है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, रेल मार्ग की अपेक्षा सड़क मार्ग में हम सुरक्षा ज्यादा अनुभव करते हैं, ठीक है ना। ऐसा आप लिख दोगे एकदम पूरा का पूरा नंबर प्राप्त हो गया,
ठीक है। अब देख लो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, अभी कहा जाता है हाँ एयरवेज। अब चलो वही बता देते हैं भाई, हमने बताया था आपको एयरवेज के बारे में कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए वायु यातायात जो है क्या है, बहुत ही अच्छा साधन है। पूर्वोत्तर क्षेत्र ये है, असम का एरिया, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नहीं मिजोरम, ये सब एरिया में तो क्या है भाई, एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ क्या है, जंगल भी ज्यादा हैं, टूटे फूटे जगह ज्यादा हैं, बाढ़ आ जाया करते हैं, इसलिए यहाँ पर रोडवेज और रेलवेज उतना सक्सेस नहीं है। उसे जाने में भी ज्यादा समय लगता है, ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन किससे, वायु मार्ग के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से हम लोग कम समय में और जल्दी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, परीक्षा में आगे लिख दीजिएगा आप लोग, इसीलिए कहा जाता है रोडवेज और रेलवेज की अपेक्षा यहाँ पर एयरवेज जो है कहाँ पर, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एक अच्छा साधन है। इसमें मुझे एक याद आ गया, और आप बताए इंडस्ट्री में कल मैंने विकास को बताया था रात्रि में, भाई बताना ऐसे कर लेना, तो इन्होंने कहा सर इंडस्ट्री में विनिर्माण उद्योगों में परेशानी हो रही है। मैंने बताया भी इनको, देखो हमने कहा यही छोटनागपुर का एरिया है, छोटनागपुर के एरिया में जो है अधिकतर लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित है। क्यों, वाई दी मोस्ट आयरन इंडस्ट्री सिचुएटेड इन छोटनागपुर प्लेटूज। तो भाई कुछ ध्यान देने को आवश्यकता नहीं है, बताए ना एकदम इजी है। क्या करेंगे, वही लोकलाइजेशन फैक्टर जो बताए आपको एकदम याद रखो, क्योंकि यहाँ सस्ती भूमि आसानी से मिल जाती है, नहीं पठारी क्षेत्र है, और यहाँ कच्चा माल लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, आयरन है, नहीं तो यहाँ यह आयरन बेल्ट है, यहाँ अधिक मात्रा में आयरन ओर पाया जाता है। दूसरी बात क्या है भाई कि सोर्स ऑफ एनर्जी भी इसके आसपास मिल जाया करते हैं, नहीं। और जहां तक लेबर की बात है, मजदूर की बात है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से आसानी से मजदूर भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और जहां तक बाजार की बात है, भारत में बहुत बड़ा बाजार है। दूसरा यहाँ कोलकाता और ये दिल्ली मेन मार्ग पर, कोलकाता और मुंबई मेन रूट पर ये स्थित है, जिससे पूरे देश में उससे बने सामानों को पहुंचाया जा सकता है, या विश्व के किसी भी देश में पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि यह लोहा इस्पात उद्योग जो है छोटनागपुर प्लेटों में ज्यादा स्थित है। हो जाएगा, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। आगे चलो, अब देख लो ये हो गया बेटे, मैं चल रहा था किसमें, आपको बिलाइट प्लान ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हमको उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अब आ जाएगा कि ये व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बॉर्डर रोड्स। एक बॉर्डर रोड्स भी होते हैं, क्या होते हैं, बॉर्डर रोड्स, इसको लोग कहते हैं, याद रखना बॉर्डर रोड्स, इसको हिंदी में कहते हैं सीमांत सड़कें। क्या कहते हैं, सीमांत सड़कें। बेटे एकदम इजी, सीमा मतलब क्या, देश की सीमा के अंतिम भाग हमारा है, ये जो एरिया है, देखो ना ये जो एरिया है, अगर यहाँ पर अगर बनता है रोडवेज, इससे लाभ क्या होगा, आराम से आप समझ सकते हो। इससे पहली बात की सीमा की सुरक्षा होगी, नहीं होगी, सीमा पर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्म्स को और सैनिकों को पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं। तीसरी बात, उन लोगों के लिए खाद्य सामग्री पहुंचा सकते हैं। चौथी बात, सीमाई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में, जो सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, दूर दराज का एरिया जो है, जैसे इधर मरुस्थलीय क्षेत्र है, इधर पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां के लोगों की कनेक्टिविटी जो है किससे हो जाती है, देश के अंदर वालों से हो जाती है। इससे उनके भी विकास में मदद मिल जाता है, उनमें भी नेशनलिज्म की भावना आ जाती है, राष्ट्रवाद की भावना आ जाती है। राष्ट्रवाद की भावना भाई मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना में जागृत हो जाती है कि हमारा देश है। और दूसरी बात, जब हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है या कोई ऐसी बातें हो जाती हैं, उस समय आसानी से इस रोड के माध्यम से हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लिख दीजिएगा ना आप लोग,
अब आ जाएगा इसमें अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे दिया हुआ है व्हाट इज मीन बाय ट्रेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लोकल ट्रेड। अब एक आ गया व्हाट यू मीन बाय ट्रेड, नहीं व्हाट यू मीन बाय ट्रेड, एकदम इजी बेटे, ध्यान देना, समझ गए, समझ लो आप लोग, सोशल साइंस का बहुत अच्छा नंबर लाओगे, नहीं क्या बोलेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड एंड differentiate between international trade and local trade। देखो एकदम आसान है। अब ट्रेड क्या होता है, व्यापार क्या होता है भाई, जब दो व्यक्तियों के बीच में या दो क्षेत्रों के बीच में या दो देशों के बीच में या दो राज्यों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्रीज, नहीं दैट इज नॉन एज ट्रेड। इसको क्या कहेंगे, व्यापार कहेंगे। अब व्यापार इजी वे में समझो कि जब हम वस्तुओं को बेचते हैं और वह स्थान या वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जहां वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, नहीं जहां वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं उसको क्या कहेंगे, व्यापार के नाम से जानेंगे। क्लियर हो रहा है। अब आ गया अंतर में कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड समझ भाई, स्थानीय व्यापार, नहीं एक दिन मैंने देखा कि चिल्ला रहा है, वो सब्जी बेचता है, अरे भाई लोकल आलू बा, लोकल आलू, हाँ हमारा स्थानीय आलू है, तो लोग खरीदेंगे भाई यहाँ का है, नहीं लोकल मतलब का जो आसपास के क्षेत्रों में जो मिलता है, जो हम प्रोडक्शन करते हैं और आसपास में बेच देते हैं, तो वह क्या हो गया, बेचते हैं जो खरीदते हैं, वो क्या हो गया, लोकल ट्रेड हो गया। वो क्या हो गया, लोकल ट्रेड हो गया। या देश के अंदर जो हम व्यापार करते हैं, अपने देश के अंदर जो हम व्यापार करते हैं, इसको क्या कहेंगे, लोकल ट्रेड के नाम से जानेंगे, स्थानीय व्यापार कहेंगे। और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि जब हम विश्व के अन्य देशों के साथ आयात और निर्यात करते हैं, सामान को बेचते और खरीदते हैं, तो इस व्यापार को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अब बताओ भाई इसमें आ गया का अंतर क्या है, नहीं अंतर कर सकते हो। एक छोटे क्षेत्र में होता है कौन, स्थानीय व्यापार जो है वो छोटे क्षेत्र में होता है, और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो बड़े क्षेत्र में होता है। दूसरी बात, स्थानीय बाजार में क्या होते हैं, कम सामान बेचे जाते हैं, नहीं हम कम सामान खरीदते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक सामानों को बेचा जाता है, नहीं। दूसरी बात कि स्थानीय बाजार से उस स्थान विशेष के लोगों को लाभ होता है, नहीं जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, देश को लाभ या हानि उठानी पड़ती है। व्यापार में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, नहीं। इस तरह मुझे उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। जो समय कम है इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ रहा है आप लोगों को, नहीं तो और अच्छा बताता, नहीं लेकिन चलो हमको उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक्स में चलता हूँ, मुझे बता देता हूँ, समय कम है, और कल मैं आप लोगों को क्या बता दूंगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस बता दूंगा, ठीक है ना। कल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बारे में आज मैं भी बता दे रहा हूँ। अब चलते हैं कहाँ, इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था आप लोगों को एक चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है तो बहुत ही आसान है और बहुत जरूरी है, जिसमें लोग कहते हैं ब्राइटर देन सनशाइन एंड स्वीटर देन हनी, दैट इज कॉल्ड मनी, दैट इज कॉल्ड मनी। मुद्रा कहते हैं इसको, कहते हैं मुद्रा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मुद्रा के नाम से जानते हैं। अब आ जाएगा, आपको याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को, एक होता है एक्सचेंज सिस्टम,
एक्सचेंज सिस्टम, नहीं इसको हम कह सकते हैं बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। इसी हिंदी में कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। नहीं मतलब जब हम वस्तुओं से वस्तुओं का खरीद बिक्री करते हैं, मतलब अदला बदली कर लेते हैं, इस सिस्टम को क्या कहते हैं? एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, या बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। और आप जानते हो इसमें दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। देयर इज अ लैकनेस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स। इसमें दोहरे संयोग का अभाव पाया जाता है। मान लो आपके पास गेहूं है प्रतीक सिंह, अब मेरे पास चावल है, आप आ रहे हो कि सर आप मुझे चावल दे दीजिए और गेहूं ले लीजिए। हम बोल रहे प्रतीक सिंह गेहूं मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, चावल मेरे पास है, गेहूं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो दाल चाहिए। नहीं तो दाल अगर कहीं से लाइए मैं आपको चावल दे दूंगा। अब समझ लो अब प्रतीक सिंह को कहां जाना पड़ेगा? अब जिसके पास दाल होगा और उनको भी किसकी आवश्यकता होगी? गेहूं की आवश्यकता होगी। नहीं तब जाकर के बात बनेगी। कितनी परेशानी थी, लेकिन मुद्रा ने क्या कर दिया? मुद्रा ने इसको समाप्त कर दिया। मुद्रा से हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं आराम से। नहीं समझाया? आ जाएगा कि मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं? सारी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। और बताया था कि मुद्रा का महत्व क्या आ गया परीक्षा में, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। देखो बेटे कुछ भी आएगा मनी के बारे में अब इतना जरूर लिख देना। आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ द मनी, इंपॉर्टेंस ऑफ द मनी, या आ गया आपको फंक्शन ऑफ द मनी। क्या है? फंक्शन ऑफ द मनी। बेटा लगभग एक ही बात एक तो आ जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बार्टर सिस्टम एंड मनी? कब लोगे ना? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बार्टर सिस्टम एंड मनी? वस्तु विनिमय प्रणाली में और मुद्रा में क्या अंतर है? जो पहले बताया, अभी बता रहा हूं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस पूछे या फंक्शन पूछे, कार्य पूछे, एक ही बात है। और हम बताया था आप लोगों को कि मनी इज अ मैटर, फंक्शन फॉर अ मीडियम एक्सचेंज, एक्सचेंज स्टैंडर्ड एंड स्टोर। ये चार जो हैं मुद्रा का प्रमुख कार्य है। क्या है भाई? पहला हो गया मनी इज अ मैटर, फंक्शन फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नहीं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब ये विनिमय का एक साधन है। इससे मैं कोई भी चीज विनिमय का साधन। दूसरा क्या हो जाएगा? बेस ऑफ, इधर ध्यान दो, बेस ऑफ मेजरमेंट, बेस ऑफ मेजरमेंट मान मापक का आधार। दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड भी है यार। मुद्रा क्या है? स्टैंडर्ड भी है। स्टैंडर्ड मान मानक है। क्या है? मानक है और हर एक व्यक्ति इसको स्वीकार करता है क्योंकि सरकार ने इसको स्वीकृत की है। तो ये तीसरा हो गया। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि मनी कैन बी स्टोर्ड। नहीं क्या है? हम स्टोर कर सकते हैं। किसको? मुद्रा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। नहीं जमा करने का एक साधन है। अब बैंक में जाओ और बैंक वाले से बोलो भाई मैं 1 करोड़ रुपया लेकर आया हूँ, ऐसे मेरे पास नहीं है, भैया आ जाएगा कौन? इनकम टैक्स वाला कहाँ से ला दिया डिपार्टमेंट से? आप बताइए। नहीं तो मान लो लेकर जाओगे तो आपको चाय पानी सब कुछ मिलाएगा, लेकिन अगर आप 10 क्विंटल गेहूं लेकर चले जाओ
और कहो बैंक मैनेजर साहब रख लीजिए, तो क्या कहेगा, अरे कहाँ से पागल लग गया, भाग। नहीं, तो क्या है, हर एक व्यक्ति मुद्रा को स्टोर कर सकता है, जमा कर सकता है, रख सकता है, लेकिन चावल दाल ये सबको हम अधिक दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, वह सड़ जाएगा। ठीक है ना। तो बेटे ये सब क्वेश्चंस आपके किस में आ जाएंगे, मुद्रा में आ सकता। अब इसमें एक और आता है, ध्यान देना, मुझे याद आ गया, क्रेडिट बताया था आप लोगों को, सोर्स ऑफ क्रेडिट याद रखना। देखो भूलते जा रहा है, सोर्स ऑफ क्रेडिट, सोर्स ऑफ क्रेडिट हमने बताया था, शॉर्टकट बताऊंगा आपको, सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। ध्यान दो, थोड़ा सा मैं पढ़ाया आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इसमें बताया था कौन कौन, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट याद है, फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट मतलब साठ का औपचारिक स्रोत, औपचारिक स्रोत ये क्या होते हैं भाई, माने जो हम साख क्रेडिट ऋण नहीं सरकार से के माध्यम से लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, औपचारिक स्रोत कहते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। जैसे याद रखना एग्जांपल आ जाता है, बैंक हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गए, ये क्या है, ये जो है क्या ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के एग्जांपल हैं, समझ यार। और बैंक से जो हम लोग कर्ज लेते हैं उसमें हम लोग को इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, क्या होता है, इंटरेस्ट जो हम लोगों को कम देना पड़ता है, लेकिन इसमें पेपर वर्क ज्यादा करने पड़ते हैं, इसमें पेपर वर्क ज्यादा करने पड़ते हैं, समय ज्यादा लगता है। अभी तो सरकार ने किया है भाई जितना जल्द हो आप जो कर्ज लेने आता है उसको जितना जल्द होता है जल्द आप दीजिए, लेकिन तभी समय और पेपर वर्क ज्यादा होते हैं। तीसरा आप देखोगे इसी में इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ये क्या होता है, अनौपचारिक स्रोत है, क्या है, अनौपचारिक स्रोत मने स्रोत मने जब हम अपने मित्रों से, साहूकार से, संबंधियों से जो हम लोग क्या कहते हैं कर्ज लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनौपचारिक मुद्रा का स्रोत कहते हैं। इसमें ये जल्दी मिल जाता है, क्या मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। इसमें क्या होता है, इस पेपर वर्क ज्यादा नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता है। बेटे हमको उम्मीद है कि आप ये आराम से कर लोगे, आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, तो मुझे उम्मीद है कि आप आराम से कर लोगे। ठीक है। अब देखो अगला एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन, मैं लिख दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ग्लोबलाइजेशन उसको हम लोग कहते हैं हिंदी में वैश्वीकरण है, क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। और उसमें एक आता है क्वेश्चन, आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन में देखोगे तो आप पाओगे ये हो गया ग्लोबलाइजेशन, इसको कहते हैं वैश्वीकरण। जैसे मैंने बताया था आपको वैश्वीकरण जैसा, जैसे लोग कहते हैं नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उससे होगा ग्लोबलाइजेशन। नगरों के विस्तार को हम क्या कहते हैं, औद्योगिकरण, नगरीकरण कहते हैं। उद्योगों के विस्तार को औद्योगिकरण कहते हैं। उसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, इसको विश्व में जो व्यापार का विस्तार हो रहा है या विश्व जो है एक हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। अब इसमें आ जाता है बेटा, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको एमएनसी, इसका मेन ये क्या है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज। और मल्टीनेशनल कंपनीज किसको कहते हैं भाई, मल्टीनेशनल कंपनीज किसको कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं। तो जब कोई भी
उद्योगपति अपना पैसा उद्योग के लिए दूसरे देशों में इन्वेस्ट करता है, अपने देश के अलावा दूसरे देशों में भी क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, लगाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, लगाना, दूसरे देश में अपना उपयोग करना, इसको कहते हैं, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे अपने देश में कौन है, टाटा है, बजाज है, नहीं, बिरला है, ये सब क्या है, फिर रिलायंस है, और दीज आर बिकम दी मल्टीनेशनल कंपनी। नहीं, तो ये क्या करते हैं, दूसरे देशों में जाकर भी अपने उद्योग धंधों को लगाते हैं। अब कहाँ लगाएंगे जाकर भाई, जहां पर इन्हें क्या मिले, कच्चा माल सस्ता मिल जाए, मजदूर मिल जाए, नहीं, जहां पर मार्केट मिल जाए, उन क्षेत्रों में जाकर ये उद्योग धंधों को लगाया करते हैं। कौन, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां। समझ में बेटा, अब आ जाएगा प्रोसेस, बताया दिया आपको कि छोटे कंपनियों को, देश की छोटे कंपनियों को ला लेना, जिससे पहले से उसका बाजार फैला हुआ है, तो बाजार को कैप्चर कर लिया, नहीं हो गया। दूसरा, वहां मजदूर सस्ते मिल गए, बाजार मिल गया, मजदूर सस्ते मिल गए, और चीप रेट में कच्चा माल मिल गया। परिणाम होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में अपने उद्योग धंधों को लगा लेती है। समझ आ गया? अच्छा, एक और मैं बता देता हूँ, थोड़ा चलते चलते हम इसमें उद्योग धंधों आपको भूल गए थे, पर्यटन के बारे में जरूर देखना। टूरिज्म, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म, पर्यटन से क्या लाभ है। पर्यटन से भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने हम लोग जाते हैं, तो क्या क्या लाभ होते हैं, नहीं भी आवे तभी कुछ ना कुछ सोच समझ के जरूर लिख देना। मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन का आंसर मत छोड़ना, नहीं समझ गए। तो क्या लाभ होगा भाई, तो वहाँ के रहने वाले लोगों से संपर्क हो जाता है, जिससे एकता की भावना आती है, राष्ट्रीय एकता की भावना आती है। दूसरा, वहाँ का सामान बिक जाता है, कहाँ का सामान बिकता है, उस क्षेत्र विशेष का सामान बिकता है, जिससे लोगों को लाभ होता है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाता है, नहीं, और हमें प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का भी मजा मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है, देखो मैं जितना आज बताया हूँ उससे परीक्षा में अवश्य आएगा, निश्चित है, लिख लो। और जो बच्चा इतना यह कर लेगा, हमको लगता है कि 60% से ज्यादा नंबर तो उसका आ ही जाएगा। थोड़ा प्रयास कर देगा तब, और नहीं तो 80-90 तक भी ला सकते हो अगर अच्छा तैयारी करो तो। फिर हम लोग आपसे कब मिलेंगे, फिर कल मिलेंगे बेटा। धन्यवाद।